नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है न्यायपालिका। देखो बच्चों, न्यायपालिका एक ऐसा निकाय है जो कानूनों का सही अर्थ निकालती है। वह इसके तहत न चलने वाले लोगों को दंडित करती है। देखो, हमारे अगर मैं जनतंत्र की बात करूं तो हमारे जनतंत्र के या लोकतंत्र के कुल 3 भाग होते हैं, जिनमें एक होता है विधायिका, एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ये तीनों के तीनों हमारे जनतंत्र के अंग माने जाते हैं, जिसमें से इस अध्याय के अंदर हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। विधायिका मतलब जो कानूनों का निर्माण करते हैं, उन लोगों के संघ को या उन लोगों के समूह को विधायिका बोलते हैं। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करते हैं, और न्यायपालिका जो कानूनों को या कानूनों का सही अर्थ बताते हैं, वह उन्हें न मानने वाले लोगों को दंडित करते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं कानून या न्यायपालिका के बारे में। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं। देखो, बहुत सारी अदालतों का मतलब है जिला स्तर पर एक अलग अदालत होती है, यानी कि हर एक जिले के अंदर एक अदालत की व्यवस्था है, और हर एक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होता है जो उन सभी जिला स्तर की न्यायालयों को देखता है, या उनसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जिला अदालतों पर नहीं आते, तो उन्हें देखने का काम जो राज्य न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो देखता है। और सबसे ऊपर होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालयों को भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक तो जिला स्तर पर होते हैं, एक राज्य स्तर पर होता है, और एक केंद्र स्तर पर यानी कि उच्च न्यायालय होता है। नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। देखो, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी सरकार का एक क्या है, अंग है, जिसके 2 अन्य अंग कौन कौन से थे, विधायिका व कार्यपालिका। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के दोनों इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रखते। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। इसीलिए अगर विधायिका या कार्यपालिका भी अपने काम में या कोई और कानून निर्माण के अंदर कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका उन्हें रोक सकती है। आगे देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है। देखो, विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों व केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। देखो बच्चों, न्यायपालिका का मेन काम है, अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच कोई डिस्प्यूट यानी कि कोई विवाद हो गया तो उस विवाद का निपटारा जो करवाएगी वो करवाएगी हमारी न्यायपालिका। ऐसे ही कभी कभार नागरिक व सरकार के बीच में भी विवाद हो जाता है, जिसका अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो इसके उदाहरण में है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक ऐसा विवाद था जो एक व्यक्ति और एक सरकार, राज्य सरकार के बीच का था। तो इस विवाद का निपटारा भी किसने किया, न्यायालय ने किया। ऐसे ही 2 राज्य सरकारों के बीच में भी विवाद हो सकते हैं, जो कि कई बार कुछ स्थानों के लिए होते हैं, तो कई बार पानी के विवाद में आते हैं, पानी के बंटवारे में आते हैं। इसका अगर एक उदाहरण देखें अपने, तो राजस्थान व गुजरात जो राज्य हैं, राजस्थान व गुजरात, इन दोनों राज्यों के बीच एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के चलते आपस में विवाद है। ऐसे ही केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में भी अलग अलग प्रकार के विवाद देखे गए हैं। तो इन सभी विवादों का जो निपटारा है, वो निपटारे का काम करता है हमारा न्यायालय। न्यायिक समीक्षा। देखो, न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है। अगर कोई कानून पारित हो गया और अगर वो संवैधानिक रूप से गलत है, देखो जब भी कोई कानून पारित होता है तो हमारी न्यायपालिका के पास उसका पूरा स्वतंत्र रूप से हक है कि वह उस कानून की जांच परख कर सकती है। और अगर न्यायपालिका को
वह कानून संविधान के तहत गलत लगता है या न्यायपालिका को लगता है कि यह संविधान में उपस्थित नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द भी कर सकती है। यही होती है न्यायिक समीक्षा, यानी कि किसी कानून की समीक्षा करना। समीक्षा मतलब उसकी जांच परख करना। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि किसी कानून की जांच परख करना, और जांच परख पर अगर वो संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है तो जो न्यायपालिका उसे रद्द भी कर सकती है। अब मैं बात करता हूं कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यह भी एक न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो कैसे मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करवा सकती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो एक ऐसी व्यवस्था देती है कि वो व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति विशेष को ये लग रहा है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और हमारे संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें कोई व्यक्ति कुल 5 प्रकार की रिट लगा सकता है, यानी कि जिससे उसे लगता हो कि उसके कोई भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो। तो ये सभी मामले भी कौन देखेगा? अपना न्यायपालिका देखेगी। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार बच्चों हमें संविधान के तहत दिए गए हैं। कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें आज प्राप्त हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय के अंदर बताया था। का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। बच्चों ऐसे मामले या तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है या उच्च न्यायालय। यहां जिला जो न्यायालय है वो काम नहीं आएंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो न्यायपालिका है ये विधायिका व कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, यानी कि विधायिका व कार्यपालिका इसके बीच में अड़चनें उत्पन्न नहीं कर सकती या इसे अपने अनुरूप कार्य नहीं करवा सकती। देखो बच्चों, न्यायपालिका का जो प्रारूप है ये हमें अंग्रेजी शासन से देखने से मिला। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 के अंदर ब्रिटिश सरकार जो कानून लेके आई थी उन कानूनों को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट 1773 में स्थापित की गई थी और उस समय से ही न्यायपालिका जो व्यवस्था है या न्याय व्यवस्था जो है वो हमारे देश में लागू है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि न्यायपालिका जो है हमारी कार्यपालिका और विधायिका से क्या है? स्वतंत्र है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि ये अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इनके ऊपर किसी भी व्यक्ति विशेष का दबाव नहीं होता, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। देखो बच्चा, अगर ऐसा नहीं होता तो जो सरकार जो थी, जो कार्यपालिका जो थी, या मैं ऐसे बोलूं कि जो विधायिका जो थी, वो अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती थी और उसे जनता के ऊपर थोप सकती थी। या हो सकता है ऐसे कानूनों का भी निर्माण हो जाता जो व्यक्ति विशेष के या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करता या उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता। अगर ये स्वतंत्र ना होती तो वहां न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर पाती। पर हमारे देश में, हमारे जनतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में कुल 3 प्रकार की अदालतें हैं, जिनमें से एक है, अगर मैं बात करूं जिला स्तर के ऊपर, तो जिला स्तर के ऊपर आती है अधीनस्थ न्यायालय या जिन्हें अपने जिला न्यायालय भी कहते हैं, और राज्य स्तर के ऊपर आती है उच्च न्यायालय, और जो केंद्र सरकार है या केंद्र स्तर पर आती है उच्चतम न्यायालय। जैसे कि अपने यहाँ दिया गया है, इसे अपने भरने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सबसे नीचे या सबसे निचला जो स्तर होता है उसे बोलते हैं अधीनस्थ या जिला न्यायालय।
अधीनस्थ या जिला न्यायालय। इसके ऊपर आती है बच्चों उच्च न्यायालय, जिसे अपने हाई कोर्ट भी बोलते हैं, उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर आती है अपनी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ये एक त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं संख्या की बात करूं तो सबसे ज्यादा संख्या होती है जिला न्यायालयों की, और एक राज्य के पास एक उच्च न्यायालय भी होता है। अच्छा, ये जो उच्च न्यायालय होता है ना बच्चों, ये एक से अधिक राज्यों का एक भी हो सकता है। जैसे कि अगर अपने इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो पंजाब और हरियाणा जो है, अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो पंजाब और हरियाणा राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो एक ही है, जो कि चंडीगढ़ में है, पंजाब व हरियाणा का। ऐसे कुल हमारे पास 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर मैं उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करूं तो आज हमारे पास कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। अब हमने यहां देखते हैं कि जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहा जाता है। सबसे निचले स्तर की, जो कि हर एक जिले के अंदर उपस्थित होती है, हर एक तहसील में भी उपस्थित होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपने जिला न्यायालय, जहां लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। देखो बच्चों, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, पर जरूरी नहीं कि हर एक राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय हो, किन्हीं 2 या 3 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय वो अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके ऊपर या आपके ऊपर जिला अदालत या जिला न्यायालय जो है किसी अपराध को मान लेती है, तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो उच्च न्यायालय में, और मान लो उच्च न्यायालय ने भी उसे मान लिया तो आप अगली अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय आपको अपराधी न माने तो अब जो बाकी की जो नीचे की जो अदालतें थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो फैसला था वो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, वो बाध्यकारी है। आगे चलते हैं कि भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब होता है बच्चों कि हर एक न्यायालय एक दूसरे न्यायालय से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर आ गया उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऊपर आ गया उच्चतम न्यायालय, तो ये एक एकीकृत व्यवस्था है। जैसे कि अपने को न्यायपालिका दिखाई गई है, यहां आप देख सकते हो, ये देखो न्यायपालिका। न्यायपालिका के कितने अंग दिखाए हैं आपको? 3 अंग दिखाए हैं। सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तीनों अंग जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां देखते हैं एकीकृत का मतलब, इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय जो है अगर उच्च न्यायालय इनके फैसले को बदल देता है तो ये मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे ही उच्च न्यायालय के फैसले को अगर सर्वोच्चतम न्यायालय बदल देता है तो ये उसको मानने के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। तो इसे कहते हैं एकीकृत व्यवस्था। अब अपने बात करते हैं कि विधि यानी कि कानून। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? देखो बच्चों, 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक तो होते हैं फौजदारी कानून और एक होते हैं दीवानी कानून। मैं पहले बात करता हूं फौजदारी कानून की। फौजदारी कानूनों को बच्चों अपने बोल सकते हैं आपराधिक कानून। आपराधिक कानून, तो कहीं ना कहीं आप इसके नाम से ही समझ गए, आपराधिक कानून यानी कि हत्या से संबंधित, लूट से संबंधित, बलात्कार से संबंधित ऐसे जो मामले होते हैं उन सबको देखा जाता है फौजदारी मामलों में। यानी कि उन सब के ऊपर जो कानून है, कौन से कानून लागू होते हैं? फौजदारी कानून। इनके अलावा अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या कोई पारिवारिक विवाद हो, इन सब को देखने का काम कौन करता है? दीवानी कानून, या इन्हें बोलते हैं सिविल। यानी कि जो एक व्यक्ति विशेष के अधिकारों से संबंधित हो उसे बोलते हैं दीवानी कानून, और जो आपराधिक हों जिनमें अपराध तय किए जाए तो वो देखे जाते हैं फौजदारी कानूनों के तहत। यहां अपने इन दोनों के बीच में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं फौजदारी कानून की बात करूं तो ये होते हैं कि ये ऐसे कानून व्यवहार या क्रिया से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जैसे कि चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या, बलात्कार, ये कुछ मुद्दे हैं जो किसके तहत आते हैं? फौजदारी कानूनों के तहत आते हैं। अगर मैं बात करूं दीवानी कानूनों की तो इसके अंदर जो कानून आ रहे हैं वो जमीन की बिक्री,
चीजों की खरीदारी, किराया का मतलब अगर मान लो कोई मकान मालिक या किराएदार के बीच में भी कोई विवाद होता है तो ये विवाद भी कौन देखता है? दीवानी कानून देखता है। तलाक यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, तलाक आदि से संबंधित मामले होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, वो देखे जाते हैं दीवानी कानून के अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूं फौजदारी की तो इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी कि FIR, पहले FIR दर्ज की जाती है, जबकि इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। इसमें सीधा न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी और इसमें पहले पुलिस के पास क्या की जाएगी? एक FIR दर्ज की जाएगी, बाद में पुलिस इसकी जांच करेगी, पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। यानी कि यहां अदालत तक कौन लेके जाएगा? पुलिस लेके जाएगी, जबकि यहां आप सीधा क्या कर सकते हैं? एक याचिका दायर कर सकते हैं। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। जबकि यहां मैं बात करूं तो अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। यानी कि यहां किसी भी प्रकार के सजा का या जुर्माने का प्रावधान नहीं होता। आगे चलते हैं अपने। क्या हर व्यक्ति, अगर मैं बात करूं कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्यों देखो, भारत का अगर कोई भी व्यक्ति या भारत का कोई भी नागरिक है, वो उसके ऊपर हमारे सारे संविधान के नियम लागू हैं, तो भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में जा सकता है। जैसा कि अपने यहां देखें, सिद्धांत है भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई बात है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम जा सकते हैं। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बच्चों, जो अदालतें होती हैं इनमें कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा होती है, जिसके तहत जो खर्चा जो होता है वो कुछ ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। वकील की फीस अलग से लगती है। तो इन सभी कारणों से अगर मान लो कोई गरीब व्यक्ति अदालत जाना चाहता है तो उसे अपना दिन खराब करना पड़ता है पूरा का पूरा। यानी कि अगर वो कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी तो गई ही गई, उसके साथ में दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ में उसका पैसा अलग से खर्च होता है, उसे बहुत सी कागज कार्यवाही करवानी पड़ती है, वकीलों को पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ इसी बात का जिक्र किया गया है कि क्या एक गरीब व्यक्ति भी आसानी से न्यायालय में जा सकता है। तो आगे भविष्य में हमने इसके भी प्रावधान निकाले, इसकी भी इस समस्या को भी हमने हल किया है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। और इस समय के कारण अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाए गए, ये जो लोग जो रोजाना प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, वो कैसे किसी अदालत में जाकर अपना पूरा दिन खराब कर सकते हैं। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जैसे ही वो अदालत के जाने का सोचेगा तो उसके पास उसकी दिनचर्या जीवन यापन का एक सवाल खड़ा हो जाएगा। उसे कुछ भी कागजी कार्यवाही नहीं आती तो उसे सारी कागजी कार्यवाही दूसरे लोगों के माध्यम से करवानी पड़ेगी, वकील के माध्यम से करवानी पड़ेगी। तो उसका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा और ऊपर से वो दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी पालन पोषण या उसकी दिनचर्या या उसके जीवन की जो जीवन यापन जो है वो ही प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो होते हैं वो अदालतों में जाने से बचना चाहते हैं। अब देखो बच्चों, इस बात के प्रावधान के लिए कि एक गरीब लोग भी आसानी से, एक गरीब आदमी भी आसानी से अदालतों तक पहुंच सके, तो उसके लिए बच्चों व्यवस्था की गई है PIL की। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे भी एक याचिका न्यायालय के अंदर भेज सकता है। तो इस याचिका के द्वारा किसी का पैसा नहीं लगता, घर बैठे समय की भी बचत होगी और घर बैठे हर एक व्यक्ति की पहुंच न्यायालय तक हो जाएगी। इस PIL के तहत ही, अगर आपने एक उदाहरण सुना होगा मिड डे मील, जो मिड डे मील है इसके तहत बच्चों को खाना खिलाया जाता है। तो ये जो मिड डे मील जो प्रोग्राम है ना बच्चों, ये PIL के तहत ही लाया गया था। किसी धना सेठ ने एक PIL लगाई थी कि जब भोजन जो भंडार गृह है
या जो गेहूं जो है भंडार गृहों में पड़ी पड़ी खराब हो रही है, तो उसका सही या उचित उपयोग किया जाए। तो इस तहत कोई याचिका लगाई गई, कोर्ट ने या न्यायालय ने उसके ऊपर विचार किया, तब जाकर उस याचिका को सही पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अब से भारत या भारत उपमहाद्वीप के हर एक विद्यालय के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था की। जैसा कि मैंने आपको बताया, PIL के तहत कोई भी व्यक्ति एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक, उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा सकता है। जबकि आप भी, अगर आपको कोई लगता है कि समाज के अंदर या आपने जो अपने अनुभव में देखा, अनुभवों से देखा कि समाज के अंदर ऐसे सुधार और हो सकते हैं, तो आप उन सुधारों को अपनी PIL में लिखकर सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं और वहां पर उसके ऊपर प्रॉपर एक पूर्ण तरीके से विचार भी किया जाएगा। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किए हैं। देखो, एक जो कम्युनिटी है, एक जो समाज है, कोई भी समाज का व्यक्ति उठकर PIL दायर कर सकता है। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिनमें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। देखो, कई बार अदालतों से गलतियां भी हो जाती हैं, न्याय के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर गलती भी हो जाती है, या कई आपराधिक लोग जो होते हैं वो उचित सबूतों के अभाव में न्याय व्यवस्था से बच निकलते हैं, जो कि समाज के लिए एक खतरा है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने न्यायपालिका की भूमिका देखी, न्यायपालिका कैसे विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, कैसे लोगों तक न्याय की पहुंचा सकती है या पहुंच उपलब्ध करवा सकती है। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।